हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है व्हाट इज एन इक्वेशन। आपने ये इक्वेशन वर्ड कई बार सुना होगा, तो हम जरा इसे अब समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या है। तो इस इक्वेशन को समझने के लिए हम मैचस्टिक वाला जो हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्यों रिकॉल कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एल वाला स्टूडेंट्स आपको याद होगा, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने लग रहे हैं, ये इसके लिए एक रूल बताया था कि एल कितने फॉर्म होंगे वो आपके नंबर ऑफ मैचस्टिक्स से पता चल सकता है। और उसके लिए एक रूल बताया था 2n वाला, आपको अगर याद होगा। अगर नहीं है तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एक एल बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स लगते हैं। और अगर इस तरह से हमने 2 एल बना लिए तो कितने मैचस्टिक्स लगेंगे? 2 + 2, मतलब 2 तो एक एल बनाने के लिए लगना ही है, और उसके साथ अगर हम दूसरा एल बनाएंगे तो उसमें भी 2 मैचस्टिक्स लगेंगे, मतलब 2 एल बनाने के लिए हमको लग गया 4। एक एल बनाने के लिए हमें लग गया 2। अब 3 एल बनाने के लिए कितना लग रहा है? वो लग रहा है 2 + 2 + 2, मतलब 6। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक एल बनाने के लिए, एक एल मतलब 1 एल के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स, 2 एल के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स। देखिए 2 एल है और हर एल बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स तो चाहिए, मतलब 2 तो हमारा हमेशा है ही है। एक एल बनाने के लिए 2 तो मैचस्टिक्स लगना ही है, उसके साथ कितने एल बना रहे हैं उससे हमारा पता चल जा रहा है कि कितने हम टोटल एल बना रहे हैं और कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं। तो 2 देखिए, हर बार 2 तो एकदम है ही, और बदल क्या रहा है? नंबर ऑफ एल्स बदल रहे हैं। तो अगर हम n नंबर ऑफ एल बनाएंगे तो हमको टोटल मैचस्टिक्स कितना लगना है? दैट इज 2 × n। यही था ना, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड। एक एल के लिए 2 मैचस्टिक, 2 एल के लिए 4 मैचस्टिक्स, 3 के लिए 6, इस तरह से 8 के लिए 16। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये अब हम अगर हम n नंबर ऑफ एल बनाएंगे, n नंबर ऑफ एल मतलब कितने भी हम एल बनाते जाएं, तो उसके लिए हमें मैचस्टिक कितना लगना है, वो हमारे लिए हमारे पास रूल कौन सा है कि 2 तो हर एल के लिए लगेगा ही, साथ में जितना एल बनाना है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड कितना है। तो रूल हमारे पास था 2n वाला, है कि नहीं? तो ये रूल जो है ये हमको एकदम मिल गया कि 2n वाला रूल। वी नो दैट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय द रूल 2n if n is taken to be the number of L's formed। कितने L हैं और उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मैचस्टिक का पता चल गया। ये कॉन्सेप्ट तो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी देखा है। अब यहाँ पे इक्वेशन की बात आ रही है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा है कि ये एक रूल है कि वेरिएबल बदल रहा है और 2 फिक्स्ड है। अब how many L's are formed if the number of matchsticks given is 10? अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, अब तक तो आपसे कहा जा रहा है कि कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ एल्स देख रहे हैं और उससे 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक मिल गया। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी the number of matchstick is given 10, then how many L's are formed? ओके, अब मैचस्टिक तो पता है हमें 10 है, लेकिन एल कितने फॉर्म हो रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, अब हमको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स का फॉर्मूला तो पता है कि ये है 2n, ये है ना। अब ये कह रहे हैं 2n जो है ये है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, और वो किसके बराबर है? वो 10 के बराबर है। ये भी है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ये भी है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, तो मतलब ये बीच में इक्वल हो गया, दोनों ही नंबर ऑफ मैचस्टिक्स के बारे में बात हो गई।
लेकिन अब ये इक्वल कब लग सकता है? इक्वल क्या तब लग सकता है जब अगर हम n को 2 इंटू 2 कर दें, तब क्या ये इक्वल का साइन लग सकता है? तब तो ये 4 हो गया ना, और इधर है 10, तो 4 इज नेवर इक्वल टू 10। ये वाला जैसे है ना, n इज इक्वल टू अगर 2 है तो 2n 4 हो गया, तो ये आंसर तो गलत हो गया, ये तो इट इज नॉट इक्वल टू 10। अब n जो है 3 है, मतलब अब हमने 2 इंटू 3 कर दिया, अब ये आ गया 6, तो 6 10 के बराबर है? नो, ये भी आंसर नहीं हुआ। अब अगर n की वैल्यू 4 है तो 2n कितना हो गया? 8 हो गया, 8 ये भी 10 के बराबर नहीं हुआ। अब n इज इक्वल टू अगर हमने 5 ले लिया, n इज इक्वल टू ले लिया 5, तब हो गया ये 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। ये हो गया आंसर, यही करेक्ट है, और बाकी जितने हैं वो रॉन्ग हो गए। 6 ले लेंगे तो 12, 7 ले लेंगे तो 14। तो we find that only n is equal to 5, the condition, the equation 2n is equal to 10 is satisfied। मतलब जब हम n की वैल्यू 5 लेंगे तभी हम ये इक्वल का साइन लगा पाएंगे, और इक्वल से ही बना है इक्वेशन। जहां इक्वल का साइन नहीं है वो इक्वेशन नहीं हो सकता। जैसे ये था ना, ये नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्वल का साइन इसमें बना ही नहीं। आप वेरिएबल अब तक हम क्या देख रहे थे कि n की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू हो जाए 2, 3, 4, 5, तो हम 2n वाला रूल तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। इक्वेशन के लिए हमें n की कोई एक ही वैल्यू चाहिए। अब n की वैल्यू जो होगी 10 के लिए सिर्फ तभी हो सकता है जब n की वैल्यू 5 हो। n भले ही वेरिएबल है, लेकिन हम जब इक्वल टू 10 कर रहे हैं तो n की वैल्यू सिर्फ 5 ही हो सकती है, और कोई नंबर इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो 5 इज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 2n इज इक्वल टू 10 एक इक्वेशन हो गया। इसके लिए इक्वेशन बनने के लिए अब हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या जरूरी है। एक तो इक्वल की साइन होनी चाहिए, ओके। एक हमारे पास n की मतलब वेरिएबल की कोई एक ही वैल्यू आ जाएगी, एक ही आंसर आएगा, तभी हम इसको इक्वेशन कहेंगे। मतलब n की जो वैल्यू है ना 5, वही इसका सॉल्यूशन है, और दूसरा कोई सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता, ओके। और एक चीज है कि अगर कोई इक्वेशन है तो एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली जो नंबर है ना, ये नंबर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो 10 है राइट हैंड साइड है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। ये सब चीजें इक्वेशन के लिए जरूरी है। चलिए अब हम और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपके ही बुक से लिया है कि बालू इज 3 years younger than राजू। टेकिंग राजू's age to be x years, Balu's age is x minus 3 years. Suppose Balu is 11 years old, then let us see how our method gives Raju's age. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि राजू की जो एज है, अब राजू एज क्या है, वो ये कह रहे हैं कि x years आप मान लीजिए, यहां लिखा है ना x years, और बालू की एज कितनी है, बालूज एज है, बालू जो भी है वो राजू से 3 साल छोटा है, x minus 3 years, ओके। x minus 3 years का बालू है। अब सपोज बालू इज 11 years old, अब फिर दोबारा कह रहे हैं कि बालू जो है, बालू की जो एज है वो है 11 years। अब ये क्या हो गया,
एक बार कह रहे हैं x-3 years, एक बार कह रहे हैं 11 years। है तो बालू ही, बालू थोड़ी बदला है। एक बार आप x-3 कह रहे हो, एक बार 11 years कह रहे हो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये दोनों एक ही बच्चे की एज है, तो हम एक इक्वेशन मान सकते हैं कि x-3 जो है वो इक्वल टू 11 है। ये और ये दोनों ही बालू की एज है, मतलब ये एज और ये एज ये इक्वल है। यहाँ एक इक्वल का साइन लग गया, तो जैसे ही इक्वल का साइन लगा तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक इक्वेशन। और इक्वेशन है तो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड भी है। ओके, अब तक तो हमको एक इक्वेशन मिला। अब कहा जा रहा है कि अब जरा x की वैल्यू भी तो निकाल लीजिए। x की वैल्यू तो निकालेंगे तभी तो हमको सोल्यूशन पता चलेगा कि इक्वेशन है भी कि नहीं। तो वी हैव बालूज एज x-3 इज इक्वल टू 11। ये आपको समझ में आया कैसे x-3 इक्वल टू 11 हो गया? क्योंकि दोनों ही बालू की एज है। दिस इज एन इक्वेशन इन द वेरिएबल x। ये एक इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल x के साथ। x इसकी वेरिएबल है और ये एक इक्वेशन बना। ओके, वी शैल प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ x-3 फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ x। अब आपके बुक में एक टेबल भी गिवन है कि एक तो है x मतलब कौन? राजू। ये है x और ये है x-3 मतलब बालू। तो अगर x और x-3 मानते हैं तो जब राजू की एज 3 थी तब बालू तो पैदा भी नहीं हुआ था, 0 एज। ओके, अब अगर राजू की एज 4 है, अगर जब राजू की एज 4 थी तब बालू की एज कितनी थी? x-3 मतलब 4 - 1 3 हो गया। अब आप बताइए, जब 4 - 3 मतलब 1 हो गया। अब अगर राजू की एज 5 है तो अब ये कितना हो जाएगा बालू की एज? तो 5 - 3 2 हो गया। ऐसे ही 6 - 3 3 हो गया, 7 - 3 4 हो गया। इस तरह से आप करते रहेंगे। ओके, अब कब जाके उसकी एज x-3 इज इक्वल टू 11 करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 11 आ जाए। मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी कि आंसर आपका 11 आ जाए। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि जब राजू की एज 14 थी तब अगर -3 किया जाए, मतलब अगर तब 14 के एज के बारे में अगर जब देखा जाए, राजू की एज जब 14 थी तब बालू की एज 11 होगी। तो आंसर यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 14 ही हो सकती है। 14 के अलावा और कोई भी आंसर नहीं हो सकता इस इक्वेशन के लिए। जब आंसर आपके पास 11 है तो आपके पास x की बस एक ही वैल्यू है और वो है 14। तो ये इक्वेशन सिर्फ 14 के लिए सेटिस्फाइड है। x-3 भले ही एक एक्सप्रेशन है जो कि सबके साथ चल जाएगा, लेकिन जब आपको आंसर दे दिया 11 तो आप सिर्फ x की एक ही वैल्यू रख सकते हैं और कोई दूसरी वैल्यू नहीं बना सकते। ओके, अब जरा हम इसे समराइज कर ले कि एनी इक्वेशन लाइक द अबव, कौन कौन से इक्वेशन थे? एक तो 2n इज इक्वल टू 10 वाला हमने देखा और एक x-3 इज इक्वल टू 11 वाला देखा। इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है? मतलब कोई वेरिएबल अगर है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इट इज satisfied only for a definite value of the variable। definite value of the variable का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे ये वाला इक्वेशन था ना 2n is equal to 10, it is satisfied only by the value of 5। यही एक वैल्यू 5 है
जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता मतलब इस इक्वेशन को करेक्ट प्रूफ करता कि ये सही है। जब हमने 2 into 5 रखा तभी जाके 10 के बराबर आया, बाकी n की वैल्यू और कुछ भी नहीं हो सकती। n इज इक्वल टू 5 ही होना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 6 होगा तो 12 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तब सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इट इज satisfied only for a definite value of the variable. Similarly इस इक्वेशन में भी हमने देखा था ना, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 14 थी, तभी वैल्यू ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड था। ओके, और क्या देखा, नोट दैट एन इक्वेशन हैज एन इक्वल साइन। स्टूडेंट्स बिना इक्वल साइन के तो उसको आप इक्वेशन मानिए ही नहीं। ग्रेटर, स्मॉलर, ये सब से कुछ नहीं होगा, ये नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, नॉट एन इक्वेशन। इनको तो आप इक्वेशन मानिए ही नहीं। बिटवीन इट्स टू साइड्स, दो साइड्स में, ये साइड और ये साइड, द इक्वेशन से दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड is equal to the value of the right hand side. राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट और ये राइट दोनों बराबर होंगे तभी इक्वेशन है। If the left hand side is not equal to the right hand side, we do not get an equation. अगर लेफ्ट हैंड साइड ये वाला इसके बराबर नहीं है तो उसे आप इक्वेशन नहीं मानेंगे। जैसे x minus 3 is greater than 11, ये इक्वेशन है, ये नहीं है। x minus 3 is smaller than 11, इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए। ओके, चलिए अब let us do an exercise. State which of the following are equations with a variable. In the case of equation with a variable, identify the variable. यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, आपके ही बुक से लिए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें इक्वेशन है। अगर है तो आप यस लिख दीजिए, ये है कि नहीं है, ये है, यस। क्यों, x plus 20 is equal to, ये इक्वल टू आ गया मतलब ये इक्वेशन है। और दूसरा पार्ट क्या है, इन केस ऑफ इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, आइडेंटिफाई द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज x, x इज द वेरिएबल। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन तो है, इक्वल तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, तो इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल इक्वेशन मतलब सिर्फ नंबर्स हैं इसमें, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो आप इसमें नो नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल का साइन तो आपको दिख रहा है, 8 into 3 is equal to 25, एकदम करेक्ट है, लेकिन ये वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है। ये वाला स्टूडेंट्स आप बताइए इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है, नो। क्यों, इक्वल का साइन ही नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। ये है इक्वेशन है, n minus 4 is equal to 100, बिल्कुल है, yes, this is an equation. And what is the variable, variable is n is the variable. अब दूसरा ई पार्ट देखिए, 20b is equal to 80, ये भी इक्वेशन है क्योंकि साइन तो इक्वल का आ गया, तो ये हो गया इक्वेशन, यस। एंड वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल इज b, b इज द वेरिएबल। b के वैल्यू जैसे ही हम दूसरी डालेंगे, मान लो यहाँ पे हम 20 into 20b है ना, तो मतलब 20 into 4, b की वैल्यू 4 जैसे ही डालेंगे तो ये 80 आ जाएगा, तो वेरिएबल इज b। ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, सभी कह रहे होंगे नो, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन ही नहीं है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है ना। चलिए और एक देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। मतलब
कोई भी इक्वेशन हमने ले लिया, जैसे x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 ले लिया था ना, तो x की वैल्यू जो 14 निकली थी यही है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हो गया विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन, जिससे इक्वेशन करेक्ट आ जाए उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। 14 जैसे ही हमने x की वैल्यू डाली तो ये हो गया आंसर, बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई मतलब ये आपका सॉल्यूशन जो ये आपका इक्वेशन निकला ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो अब हम इस 14 को कहेंगे सॉल्यूशन। ओके, ये इस तरह से आपके फिलअप में क्वेश्चन आ सकता है कि the value of the variable in an equation which satisfies the equation is called a blank space दे देते हैं। आपको भरना रहता है कि इसका आंसर क्या है, तब आप भर देंगे it is the solution of the equation। लेकिन अगर जैसे यहाँ लिखा है ना, this equation is satisfied by x is equal to 14 because for x is equal to 14 left hand side is equal to right hand side, it is not satisfied by x is equal to 16। मान लो अब हमने x की वैल्यू 16 ले ली, तो 16 माइनस 3 क्या 11 आता है? नहीं, ये तो आ गया आपका 13 ना, तो 13 इज नॉट इक्वल टू 11, तो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर आया ही नहीं, तो ये क्या सोल्यूशन हुआ? सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। ओके, ऑल्सो x इज इक्वल टू 12 भी अगर रख दे तो भी सोल्यूशन नहीं है। आप समझ लीजिए कि इक्वेशन में वेरिएबल की बस एक ही वैल्यू निकल सकती है और कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा, आपको अच्छे से व्हाट इज इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.5 बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक्सरसाइज 11.5 के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।